गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 पार्ट 1 लेसन 4 इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा लेसन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलते हैं अपने लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। विद्युत धारा पढ़ने से पहले ये आना चाहिए कि परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु देखिए क्या है। दुनिया का जो सबसे छोटा कण है उसी को हम लोग परमाणु कहते हैं। सबसे सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु। हालांकि परमाणु का जिस समय खोज हुआ उस समय ये सबसे छोटा कण था, लेकिन परमाणु पे रिसर्च करने के बाद इनसे भी छोटे छोटे 3 कण की खोज हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनके बारे में चलते हैं, ये कहाँ होती है, कैसी होती है। तो देखिए, ये जो है अपना परमाणु है। परमाणु का आकृति इसी प्रकार का होता है। तो ये जो परमाणु है, ये देखिए ये क्या है? एटम पार्टिकल्स। इसके बीच वाले भाग में यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, या हम इसको बोलेंगे केंद्रक। यहाँ पर 2 चीज़ होते हैं। पहला तो न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कहाँ पे होते हैं? नाभिक में होते हैं। और इसके चारों ओर वाले एरिया में, ये सब एरिया में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग ये केंद्रक वाले एरिया में जाएं तो इसमें जो 2 कण हैं, पहला न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उस पे आवेश देखिए। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो होता है प्लस, और न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है आवेशहीन। इस पे कोई आवेश नहीं होती है। किंतु इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, इस पे जो आवेश होता है वो होता है माइनस। तो केंद्र में प्लस और चारों ओर माइनस। प्लस माइनस दोनों परमाणु में होती है, इसलिए परमाणु को विद्युततः उदासीन माना गया है। हम लोग जब 2D पिक्चर देखेंगे तो 2D पिक्चर में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चारों बगल ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हुए मिलेगी। किंतु अगर हम लोग इसका ओरिजिनल पिक्चर या 3D पिक देखेंगे तो देखिए ये चक्कर, ये चारों ओर ही चक्कर लगा रही है, वृत्ताकार पथ पे ही चक्कर लगा रही है। किंतु यहाँ पे जब देखेंगे तो देखिए ये किस प्रकार से चक्कर लगाती है। ये जो है ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है जो इस पाथ पे चक्कर लगाएगी, और इसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यहाँ लिखा भी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी। तो कोई इस परमाणु को इसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। वो कौन कौन सा भाग है? तो उसको देखिए। पहला भाग है अपना धातु, ये हो गया धातु, और दूसरा क्या है? अधातु। यानी कि परमाणु को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है धातु और दूसरा क्या है? अधातु। न केवल बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण बल्कि इनके गुण के कारण भी इसको 2 वर्ग में बांटना जरूरी था। आगे चल के हम लोग इसके तीसरा वर्ग को भी जानेंगे, जिसको उपधातु बोलते हैं। तो जानेंगे धातु किसे बोलते हैं और अधातु किसको बोलते हैं। तो इस दोनों में क्या अंतर दिख रहा है इसमें जब देखेंगे तो देखिए इसके जो बाहरी वाले कक्षा हैं, इसके सबसे बाहरी वाले जो कक्षा है, आउटर मोस्ट लेयर जो है, ऑर्बिटल जो है, इसमें मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो ब्लू कलर का गोल देख रहे हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और इसके बाहरी वाले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो इसको जब काउंट कीजिएगा तो 1, देखते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाहरी कक्षा में 7 और इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अष्टक के नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में अस्थायी होने के लिए, यानी कि वो गुण को प्राप्त करने के लिए जिसमें वह किसी से अभिक्रिया ना करे, इसके लिए ये जरूरी है कि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है
इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, या इस एक इलेक्ट्रॉन को जब हम हटा देंगे तो अंदर में ऑटोमेटिक, देखिए अंदर में 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये जो गोल गोल भाग है इसको कक्षा कहते हैं, सेल हम लोग कहते हैं। और बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 है और इसमें 1 की कमी है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो क्या आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देना इनके लिए आसान है, और इनके लिए क्या आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना इनके लिए आसान है। तो जिस धातु में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रकृति होती है उसे धनावेश कहते हैं, और जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसको धनावेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उसको ऋणावेश कहते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से समझाया गया है आगे। देखें ये वाला क्या है, हाँ, तो यहाँ जो दिखाया गया है पिक में, ये सोडियम ही है और ये क्लोरीन ही है। दोनों में क्या है, इसका बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक था और इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन इससे ले लेगी। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को दे देगा तो इसका जो बाहरी वाला कक्ष है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाहर में फिर कितना ये कक्ष अगर ख़त्म हो जाता है तो बचेगा ये वाला कक्ष, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। होना भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये अस्थाई बन जाएंगे। और ये क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, पहले 7 है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 8, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये दोनों के बीच एक संबंध बन गया। इसको हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इसको हम लोग एक बंधन बोलते हैं, और वो बंधन क्या है, आयनिक बंधन। यहाँ लिखा हुआ है आयोनिक बॉन्डिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम है और ये क्लोरीन, ये दोनों मिलकर के जो बंधन बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दान किया है, तो दान करने के बाद जो है ये धन आवेश में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे फिर क्या हमने बताया है कि ये बन गया है अपना धन आवेश और ये बन गया है अपना ऋण आवेश। ये धनावेश और ये क्या बन गया, ऋण आवेश। इसके बाहर में अब 8 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें भी बाहर में अब कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पुर जाए तो हम उसको, तो फिर वो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगी, बल्कि यही दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया कर लेगी, और इस बंधन का नाम है आयनिक बंधन। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो धातु में ये गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को दान करे, और वो धातु में ये गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे। तो अगला, प्रकृति में धातु और अधातु की संख्या देखिए क्या है। ये आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको मोसले ने तैयार किया है। इस मोसले के आवर्त सारणी में ब्लू वाला भाग जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, धातु। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। और ये येलो वाला जो भाग है इसको हम लोग ओ धातु बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, ओ धातु, और ये क्या हो जाएगा, धातु। तो ये वाला भाग ओ धातु और ये वाला भाग धातु। जितना भी धातु है वो सब का सब विद्युत का सुचालक होता है। सभी धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। कुछ अपवाद भी है जिनको हम लोग परिभाषा के समय पढ़ेंगे। अगला, मेटल और नॉन मेटल। तो हमने परमाणु के बारे में पढ़ा, मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा। मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब ओ धातु। चालक और ओ चालक के बारे में भी पढ़ना था। ये कहाँ गया, तो दुनिया का जितना भी पदार्थ विद्युत का प्रवाह करेगा उसे हम लोग बोलेंगे चालक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालक। मतलब जिनसे होकर करंट प्रवाहित होती है उसे हम लोग चालक बोलेंगे, और जिनसे होकर करंट प्रवाहित नहीं होती है उसे ओ चालक या विद्युत रोधी पदार्थ बोलेंगे। मतलब
विद्युत को रोकने वाला पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ। जैसे एक तांबा का तार लेकर बिजली को छुएंगे तो झटका महसूस होगा, तो तांबा कैसा पदार्थ है? विद्युत का चालक, सुचालक। चांदी से भी करंट का झटका महसूस होगा, तो चांदी भी कैसा पदार्थ है? चालक। लोहा, इस्पात इत्यादि ये सभी से झटका महसूस होते हैं, इसलिए ये सभी विद्युत का चालन करता है, चालक है ये पदार्थ। इसमें सबसे अच्छा चालक जो है वो है चांदी, इसलिए चांदी को हम लोग सुचालक भी कहते हैं। सुचालक की श्रेणी में मुख्यतः 3 तत्वों को रखा गया है। पहला है चांदी, दूसरा है तांबा और तीसरा है एल्यूमिनियम। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, किंतु चांदी महंगा होने के कारण हम लोग इसका विद्युत तार नहीं बना सकते हैं, तो मीडियम में हम लोग तांबा के तार का यूज विद्युत के प्रवाह के लिए करते हैं, तार के लिए करते हैं। उसके बाद इसके अलावा भी यहाँ दिया हुआ है मनुष्य या जानवर का शरीर। मनुष्य या जानवर का शरीर भी विद्युत का सुचालक होता है, किंतु क्योंकि मनुष्य या जानवर भी विद्युत को जब छूता है तो उसे भी झटका महसूस होती है। फिर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अपवाद है। ग्रेफाइट विद्युत का, ये ग्रेफाइट जो है वो वो धातु पदार्थ है, किंतु ये भी विद्युत का चालन करती है। उसके बाद है अशुद्ध जल। जो हम लोग जल पीते हैं वो सब से करंट प्रवाहित हो सकती है। आर्द्र नमी युक्त हवा या पृथ्वी, ये सभी विद्युत का सुचालक है। पढ़ेंगे कुचालक की ओर, जिससे करंट प्रवाह नहीं होती है उसे हम लोग कुचालक बोलते हैं। जैसे कांच, मोम, लाह, चमड़ा, एवोनाइट, रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, रुई, प्लास्टिक, रेशम, रोआ, सूखी हवा, कागज़, चीनी मिट्टी इत्यादि। इन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शुद्ध जल। क्वेश्चन पूछेगा शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक, तो हम लोग बोलेंगे शुद्ध जल जो है विद्युत का कुचालक होता है या विद्युत रोधी पदार्थ होता है शुद्ध जल, क्योंकि इनसे करंट प्रवाहित नहीं होती है। दूसरा ज़रूरी है एवोनाइट। एवोनाइट की छड़ से भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसे हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये विद्युत सर्किट है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट है। इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और ये जो सिंबल बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। इसको क्या बोलेंगे? बैटरी। इसके दाहिने ओर जो छोटा वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं ऋण सिरा, और जो बड़ा वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं धन सिरा। तो ये ऋण सिरा और ये धन सिरा। अब सपोज कीजिए कि ये वाला जो भाग है इस पे हम लोग, ये जो भाग है ये चांदी लगा हुआ है, चांदी या तांबा का तार है। तो चांदी और तांबा दोनों धातु है, और धातु के बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगी, यहाँ पे बहुत सारी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन होगी। ये जो है यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ स्विच ऑफ था पहले, और जैसे इस स्विच को हम लोग ऑन किए तो क्या होगा? ये सभी इलेक्ट्रॉन क्रम से, चूँकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? माइनस, तो ये प्लस की ओर आकर्षित होने लगेगी, और ये कहाँ प्रवाहित होने लगेगी? प्लस की ओर। इस प्रकार से ये प्रवाहित होगी, यहाँ आएगा तो यहाँ वाला जितना इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे क्या होगा? समाप्त होने लगेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा? धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी पूर्ति के लिए फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये फिर इस दिशा में बहना शुरू होगी, और यहाँ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह होते रहता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो धारा का मतलब एक ही होता है। धारा मतलब प्रवाह। जैसे जल की धारा होती है, दूध की धारा होती है, कोई भी द्रव्य पदार्थ जो बहती है उसको हम लोग धारा कहते हैं। तो यहाँ पर जो धारा है वो कौन सा धारा है? विद्युत धारा है। तो निश्चित रूप से जहाँ पर विद्युत का प्रवाह होगा, मतलब बिजली का प्रवाह होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। तो
यहाँ जो है विद्युत धारा किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलती है, इस प्रकार से बहेगी, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। अब कहेंगे कि इसका परिभाषा कैसे करेंगे, करना है, तो आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करेंगे, आई से। और इसका जो फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बाय टी। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू बाय टी। क्यू ये आवेश को सूचित करता है जो इससे प्रवाहित होगी, टी समय को सूचित करता है कि ये कितना समय तक प्रवाहित होगा, आई करंट को सूचित करेगा। अगर इसका मात्रक पूछा जाए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर। और विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं आमीटर। उसको क्या बोलेंगे, आमीटर। ये पेन से लिखने में बनता नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ लिखते नहीं हैं। तो इंस्ट्रूमेंट को आमीटर बोलेंगे, मात्रक को एम्पियर बोलेंगे, और इसको सूचित किया जाता है आई से। अब इसी को हम लोग एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे। देखिए ये क्या है, ये सर्किट बना हुआ है अपना, और यहाँ पर देखना है कि ये जो है ये क्या है, ये सेल है। जब एक होगा तो हम उसको सेल बोलेंगे, और जब ऐसा ऐसा बहुत सारा होगा तो हम उसको बैटरी बोलेंगे। यानी कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। ये वाला ऋण ध्रुव है और ये वाला धन ध्रुव है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, ये कोई धातु है, ये क्या है, कोई धातु है, इस पे मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस दिशा में प्रवाहित होना शुरू हुआ, और इस प्रकार से ये कहाँ आया, धन ध्रुव की ओर। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है इसको पूरा करने के लिए ये ऋण सिरा से फिर इलेक्ट्रॉन निकलती है, और ये इसको फिर से यहाँ पूरा करेगी। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह होते रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह यानी आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। किंतु जिस समय विद्युत धारा के बारे में जाना गया था, इसकी पहली बार परिभाषा दी गई थी, उस समय इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का जानकारी नहीं थी। उस समय ये माना गया था कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो ऋण सिरा से धन सिरा की ओर नहीं, बल्कि धन सिरा से ऋण सिरा की ओर होती है। तो पारंपरिक रूप से हम लोग ये मानते आए हैं, और इसी पे बहुत सारा फार्मूला बना हुआ है कि विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो धन सिरा से ऋण सिरा की ओर होती है, धन सिरा से ऋण सिरा की ओर, इस प्रकार से। और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो कैसे होगा, ऋण सिरा से धन सिरा की ओर। तो इसमें क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाएगा कि अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किधर से होती है, तो हम लोग बोलेंगे ऋण सिरा से धन सिरा की ओर। और यदि पूछा जाए कि विद्युत धारा का प्रवाह किधर से होता है, तो हम लोग बोलेंगे धन सिरा से ऋण सिरा की ओर। यहाँ देखिए, यहाँ एरो दे करके दिखाया गया है, फ्लो ऑफ कन्वेक्शनल करंट। प्राचीनतम रूप से हम लोग प्रारंभिक रूप से करंट का जो प्रवाह है वो धन सिरा से ऋण सिरा की ओर ही मानते हुए आए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में। हमने ये पहले सीखा था कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन आवेश को प्रवाह करने के लिए जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि इन्फिनाइट पे, मतलब कहीं भी आपसे बहुत अधिक दूरी पर कोई पॉइंट है, इसको हम लोग सूचित किए इन्फिनिटी से। यहाँ पर एक आवेश है जिसको हम लोग बोले प्लस क्यू आवेश। इसको क्या बोले, प्लस क्यू आवेश। इस प्लस क्यू आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ एनर्जी खर्च होती है। इस ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। मतलब एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो खपत ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे,
विद्युत विभव। तो V बराबर विद्युत विभव का फार्मूला कहाँ लिखा जाए? अच्छा, इसको आगे बताया जाएगा, एक मिनट। देखिए V बराबर क्या होता है फार्मूला? V बराबर हो जाएगा आपका, V बराबर W/Q। V का फार्मूला क्या हो गया? W/Q। और W का जो मात्रक होता है, W यहाँ पे वर्क है, वर्क का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और Q का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम को एक साथ हम लोग वोल्ट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्ट। तो विभव का जो मात्रक है जूल प्रति कूलम भी होता है और वोल्ट भी होता है, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? W/Q। इसका जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा? W/Q। तो हम लोग देखेंगे फार्मूला क्या था? V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, और इसका मात्रक क्या था? वोल्ट। अब क्वेश्चन पूछा जाता है 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। 1 वोल्ट को परिभाषित कैसे किया जाए? तो W क्या है? वर्क डन है। यहाँ अगर हम लोग 1 जूल बोले, और Q क्या है? आवेश है, आवेश के जगह पे 1 कूलम बोले। जूल कूलम क्या है? देखिए, वर्क काम का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। Q आवेश का जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं कूलम। तो यदि ये जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट था, इससे एकांक धन आवेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो, तथा लाने वाला आवेश का मान 1 कूलम हो, तो उस स्थिति में ये एक, अगर हम लोग अनंत से 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल ऊर्जा खर्च की जाती है, तो हम कहते हैं कि परिपथ में जो विभवांतर है, ये विभव है, उस कितना है? 1 वोल्ट है। तो विभव कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। अब हम लोग विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर के बारे में देखें। सपोज कीजिए कि ये जो बिंदु है ये अनंत है, इस अनंत वाले बिंदु से Q1 को आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाया गया, तो इसमें जो खपत ऊर्जा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं V1। उसको हम लोग क्या नाम दिए? V1। और यहीं से उतना ही परिमाण के आवेश को दूसरे बिंदु तक ले गए, तो वहाँ तक ले जाने में जो खपत किया गया कार्य है उसको हम लोग बोले, जो खपत ऊर्जा था उसको हम लोग क्या बोले? V2। इसमें से कोई एक ज़्यादा और कोई एक कम होगा, तो इस दोनों के बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंट होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे विभवांतर। विभवांतर का अर्थ ही होता है विभव का अंतर। मतलब किसी परिपथ में 2 बिंदु के बीच विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर बोलेंगे। कहीं भी जैसे यहाँ पर जो विभव है, इस बिंदु पे जो विभव होगी और इस बिंदु पे भी जो विभव होगी, अगर मान लीजिए कि यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ 4 वोल्ट है, तो इस दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसी को हम लोग विभवांतर बोलेंगे। यानी विभवांतर कितना निकल जाएगा? 5 वोल्ट और 4 वोल्ट, मतलब 5 - 4 बराबर 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट क्या है? विभवांतर है। तो आज हमने सीखा परमाणु के बारे में। परमाणु के बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस आधार पे उसे 2 वर्गों में बांटा गया है, पहला धातु और दूसरा अधातु। धातु का गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन दान कर सकती है, और अधातु का गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है। तो जो भी जितना भी धातु है वो सब का सब क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु को रखा गया है और दाहिनी ओर अधातु को रखा गया है। फिर हमने विद्युत धारा के बारे में सीखा। आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो मुख्य धारा के ठीक विपरीत दिशा में होगी।
अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में हो रही है, इधर हो रही है, तो विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा, इस दिशा में। यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत होती है। फिर हमने विद्युत विभव के बारे में सीखा कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। उसमें जो खपत ऊर्जा होगी उसको विद्युत विभव कहेंगे। फिर हमने विभवांतर सीखा, अगर किसी दो आवेश को किन्हीं दो बिंदु तक लाई गई है तो उस दोनों बिंदु के बीच विभव का जो अंतर होगा उस अंतर को हम लोग विभवांतर बोलेंगे। V बराबर W/Q, भी 1 वोल्ट का परिभाषा भी हमने सिखाया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।